एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप स्टेटस के बारे में। अभी तक हमने कंपोनेंट्स किए थे ग्रुप डायनामिक्स के। ग्रुप डायनामिक के कंपोनेंट्स हम 4 ऑलरेडी कर चुके थे। ग्रुप कोहेसिवनेस हमने कल ही कवर किया है। आज आप पढ़ने वाले हैं ग्रुप स्टेटस के बारे में। ग्रुप का स्टेटस समझते हो? रुतबा, उसकी पोजीशन, उसकी रैंक। जब एक पर्सन की रैंक के बारे में बात की जाती है वो उसकी पर्सनल क्वालिटी के बेसिस पे की जाती है। वही एक रिकग्नाइज स्टेटस बनता है और उसी चीज़ से मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं और उसके अंदर देखें कि हम किस किस तरह के स्टेटस होते हैं, तो वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल स्टेटस कौन सा होगा आपका? फॉर्मल स्टेटस किन किन लोगों के लिए होता है? हर एक इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो सब एक फॉर्मल स्टेटस को एंजॉय करते हैं। इसमें जनरल मैनेजर आता है, आपका फंक्शनल मैनेजर आता है, सुपरवाइजर आता है, जो एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर है। बेसिकली वो अपनी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनके एक्सपीरियंस की वजह से होता है और उनको सैलरी और इस चीज़ के लिए दूसरे बेनिफिट भी दिए जाते हैं और एनकरेजमेंट मिलती है दूसरे लोगों की कि वो अच्छा काम करें और उस पोजीशन पे, उस स्टेटस पे पहुंचे। इनफॉर्मल स्टेटस कौन सा होता है? इनफॉर्मल स्टेटस होता है जो आपका अपने पर्सनल लेवल पे होता है। वो इनफॉर्मल स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड नहीं करती, वो आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे, आपकी एज, सेक्स, इसके बेसिस पे होता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ग्रुप के रोल्स। ग्रुप रोल्स का मतलब क्या होता है? क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर एक होल्डर से जो स्पेशल पोजीशन पे है एक यूनिट के अंदर, कि वो कैसा बिहेव करेगा, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। बेसिकली एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो फैमिली में भी हो सकता है, क्लब में भी हो सकता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो प्रिंसिपल को कैसा बिहेव करना चाहिए, वो एक उनका रोल क्या होता है, वो रोल उनको प्ले करना चाहिए। लेक्चरर्स का क्या रोल है वो प्ले कर रहे हैं नहीं, स्टूडेंट्स का क्या रोल है वो प्ले कर रहे हैं नहीं। बेसिकली एक्सपेक्टेड बिहेवियर जैसे प्रिंसिपल से एक्सपेक्ट किया जाता है, प्रिंसिपल जो होते हैं कि इंस्टीट्यूशन के, कि वो पंक्चुअल रहें, वो पॉलिसीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। लेक्चरर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी पॉलिसीज बनी हैं उनको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए। बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलनी चाहिए, जब उनको ज़रूरत है उनके साथ आप होने चाहिए। बच्चों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? टाइम पे वो पढ़ें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। ये सब के ग्रुप रोल्स होते हैं। अब जो ग्रुप्स हैं, जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करते हो, उस ग्रुप के रोल्स को आपको पूरा करना पड़ता है। अब इसमें बोलता है 2 तरह के ग्रुप्स थे हमारे, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में बहुत ही क्लियर होता है, हर बंदे को अपने रोल के बारे में पता होता है, कोई भी उस रोल पे उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में बात करें तो इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं होता है, कहीं पे भी कुछ भी डिसीजन नहीं होता है कि ऐसा ही आपको इस सिचुएशन में रिएक्ट करना है, तो ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होता। इससे नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक के अंदर क्या आता है? ग्रुप थिंक के अंदर बच्चों क्या आता है? इसके अंदर आता है कि देखो, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है ग्रुप के अंदर तो वो सब लोगों की एक राय से लिया जाता है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिसीजन की, तो इंडिविजुअल डिसीजन से काफ़ी बेटर होता है एक ग्रुप का डिसीजन, जो ग्रुप कैसा सोचता है। इसके अंदर आएगा ग्रुप का डिसीजन विदाउट इवेलुएटिंग प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। अभी आप लोग रामायण चल रही है, आजकल रामायण देख रहे हो अगर आप लोग, तो आपने एक चीज़ को नोट किया होगा, रावण वॉज द किंग और कुंभकर्ण उनके भाई, हर बंदे ने उनको बोला था कि पिता या भ्राता आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पॉलिसी थी या जो भी राजा ने कहा था वो सबने फॉलो किया था। तो ग्रुप थिंक भी ऐसा ही होता है, लीडर जो बोलता है वो वही सब करते हैं। उनके जो लोग होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो गलत है या सही है। वो एक बार उनको अपनी परामर्श, अपनी राय देते हैं, लेकिन उसके बाद करते वही हैं जो उनको राजा की तरफ से ऑर्डर मिलता है। तो ग्रुप थिंक के बारे में हमने उसको कैसे कोरिलेट किया, ये देखो। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जब लोगों के पास अवेलेबल होती है तो ग्रुप में ना डिस्कशंस शुरू हो जाती हैं। जब डिस्कशंस होंगी तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकलेंगे। फाइनल डिसीजन पे आप तभी पहुंचोगे जब आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव को अच्छे से एनालाइज कर लोगे। तो इसीलिए ये डिसीजन काफ़ी बेटर डिसीजन होता है और इस डिसीजन को बहुत ही हैप्पीली इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एकमत राय से ही ये काम किया है। लेकिन इसके कारण ना कुछ दिक्कतें भी हो जाती हैं। वो दिक्कतें क्या क्या हैं? टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं, जो सजेशंस होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, जो भी आप एडवांस करते हो वो हो सकता है ग्रुप के इंटरेस्ट में ज़्यादा हो। अगर ये चीज़ नहीं होती, अगर मैं बात करूँ इन द एब्सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। और जब आप बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो ना, तो एक कहावत है, वो कहावत क्या बोलती है? वो कहावत ये बोलती है
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नन, या फिर नो बडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉक्सिमिक्स एंड ग्रुप डायनामिक। इसमें प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या है, कितना नियर और फार आप एक दूसरे के साथ हैं जब भी आप एक कॉन्वर्सेशन के अंदर होते हैं। इसका मतलब इंटीमेट जोन, आप लोग कितना एक दूसरे के क्लोज होते हो जब आप बात करते हो, वो आपकी रिलेशनशिप के बेसिस पे पता लग जाता है। अगर आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है तो आप कान में कुछ फुसफुसा भी सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी फ्रेंडशिप है, अच्छी है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो आप थोड़ा सा दूर रह के बात करोगे, लेकिन आपस में बात कर सकते हो। सोशल में, सोसाइटी में जब आप खड़े होते हो तो आप कितने दूर होकर बात करते हो। और पब्लिक डोमेन मतलब पब्लिकली जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो तो अब आप कैसे बिहेव करते हो। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, इंटीमेट जोन के बारे में। जब इंटीमेट जोन के बारे में होता है तो इसमें इंटीमेट रिलेशन होती है, आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। ये लोग अपने कान में एक दूसरे के फुसफुसाते हैं, विस्पर करते हैं। ये क्या होता है, इनमें जो डिस्टेंस रहेगा वो लिमिटेड रहता है, सिर्फ 6 इंचेस तक। और पर्सनल जोन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इनफॉर्मल रिलेशन है। इनफॉर्मल रिलेशन मतलब आपस में फॉर्मेलिटी नहीं है। फादर मदर हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये लोग भी आपस में बात करते हैं, लेकिन ये फिजिकली टच नहीं करते एक दूसरे को। तो इनका जो डिस्टेंस रहेगा वो 1.5 to 2.5 फीट रहेगा। सोशल जोन कौन सा होता है, जब आप बिजनेस टॉक कर रहे हो, कोई इंटरव्यू है, कोई सोशल ओकेजन है, वहाँ पे लोगों की कितनी दूरी रहती है, 4 से 7 फीट की। पब्लिक डोमेन के अगर बारे में मैं बात करूँ तो ये कंसिडरेबल डिस्टेंस होता है दोनों पार्टीज के बीच में। जोन जिसको पब्लिक डोमेन बोल रहे हैं, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं तो एक्टर्स में और ऑडियंस में 12 से 25 फीट का डिफरेंस होता है, ये पब्लिक डोमेन होता है। मान लो आप किसी बहुत बड़ी भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, तो भी आपका डिस्टेंस 12 से 25 फीट का रहेगा। अब इसके बाद दोबारा से ग्रुप कोहेसिवनेस और प्रोडक्टिविटी के बारे में आ गया। हम ऑलरेडी वैसे इस ग्रुप कोहेसिवनेस को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जल्दी आपको बता देती हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है। कोहेसिवनेस, यूनिटी, जिनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी होगी वो मेंबर्स कैसे होंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर कोई भी इशू आता है तो वो उसको जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं, एक सबकी एक राय होके, मतलब यूनानिमसली, मतलब सबकी जब एक राय आ जाती है। एक दूसरे को पसंद करते हैं वो सारे मेंबर्स। जो भी ग्रुप नॉर्म्स बनते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनती हैं, उन सबको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। मेंबर्स अपने टास्क को इफेक्टिवली अकॉम्प्लिश करते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत कम है, तो वो कैसे होते हैं, इनके अंदर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आएगा। देखो ये इनमें डिफरेंस होएगा मेंबर्स में, डिसीजंस में, तो ये सब चीज़ें डिले हो जाएंगी। डिसीजन जितने भी आप लोगे वो सब डिले हो जाते हैं। इसमें आपका आई टू आई कांटेक्ट विद ईच अदर नहीं होता लो ग्रुप कोहेसिवनेस में। और मेंबर्स जो होते हैं वो डिसरिगार्ड फील करते हैं ग्रुप नॉर्म्स के अगेंस्ट, और जॉब जो है वो कभी भी इफेक्टिवली नहीं की जाती। अभी तक उसने किस चीज़ के बारे में बात की थी, ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में और आपकी प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब वो बोलता है कि ग्रुप के जो नॉर्म्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रुप के नॉर्म्स आपको याद है, ग्रुप कोहेसिवनेस मैंने बताया था यूनिटी, ग्रुप के नॉर्म्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ये बनाते हैं। अब अगर फेवरेबल ग्रुप नॉर्म्स हैं तो क्या मतलब है कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, क्योंकि जो ग्रुप के नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपकी फेवर में है। अगर अनफेवरेबल होते हैं तो आपको डिफिकल्टीज बहुत सारी होती हैं, और आपको जो जैसे इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपका नेगेटिव एटीट्यूड है आपके इंस्टीट्यूशन को लेकर। जब आप किसी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप उसको लेकर नेगेटिव अपना एटीट्यूड रखते हो, आप उसकी बुराई करते हो, आपको वो स्कूल पसंद नहीं है, आपको वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं है, तो आप कभी भी अच्छे से सीख नहीं सकते। आपको ना तो उसकी टीचर्स अच्छी लगेंगी, ना आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, ना कोई बुक्स, मटेरियल, किसी भी चीज़ पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे। तो ग्रुप नॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर वो अनफेवरेबल हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है उसको अचीव करने में। तो इन तीनों को इकट्ठा करके उसने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट के अंदर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे ग्रुप नॉर्म्स दिखा रहे हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल, यहाँ पे ग्रुप कोहेसिवनेस दिखा रहे हैं, हाई एंड लो। वो कहता है जब ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत हाई है और ग्रुप के नॉर्म्स जो है वो आपकी फेवर में है तो प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी अगर आपके जो ग्रुप नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपकी फेवर में नहीं है, लेकिन आपस में यूनिटी है, तो प्रोडक्टिविटी तो होगी लेकिन कम होगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ग्रुप के नॉर्म्स आपकी फेवर में हैं लेकिन ग्रुप कोहेसिवनेस नहीं है, यूनिटी नहीं है आपस में, लेकिन नॉर्म्स आपकी फेवर में है, तो मॉडरेट प्रोडक्टिविटी आप कर लोगे। अनफेवरेबल है और लो यूनिटी है आप लोगों के अंदर, तो आपका मॉडरेट टू लो प्रोडक्टिविटी रहती है। इसके बाद इसका कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन क्या बोलता है, अगर ग्रुप के नॉर्म्स आपकी अनफेवरेबल, आपकी फेवर में नहीं है, चाहे आपके अंदर जितनी मर्जी यूनिटी हो, आपकी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी वो हमेशा कम रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये बोलता है कि जो ग्रुप के नॉर्म्स हैं वो आपकी फेवर में होते हैं, तो उस केस में
आपकी ग्रुप कोहेसिवनेस की लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हमेशा मॉडरेट रहेगी, चाहे वो कम है, आप ये देख लीजिए। लास्ट में आता है सिग्निफिकेंस या इम्प्लीकेशंस क्या है एक मैनेजरियल डिसीजन की। ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप नॉर्म्स और लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कितना कितना हमारा प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। तो एक मैनेजर कभी भी ग्रुप नॉर्म्स को इग्नोर नहीं करता, उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ग्रुप की कोहेसिवनेस के ऊपर भी, ताकि वो इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सके। और कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ग्रुप के नॉर्म्स पे हमेशा। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है आज, क्योंकि अभी 10 मिनट्स की हुई है। मैं अगला चैप्टर भी शुरू करवा रही हूँ ताकि आपका वो भी जल्दी से कवर हो जाए। 3 या 4 मैक्सिमम वीडियोस और बना के मुझे रिवीजन शुरू करवानी है आपकी। तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी इसी वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है आपकी सिलेबस का, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट, मीनिंग, सोर्सेज एंड टाइप्स। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब दो लोगों का सेम ओपिनियन नहीं होता तभी कन्फ्लिक्ट होता है। लड़ाई कब होती है? जब दो लोग एक मत नहीं रखते, एक राय नहीं रखते, एक सोच नहीं रखते, तब कन्फ्लिक्ट आता है। तो कन्फ्लिक्ट एसपी रॉबिन्स के मुताबिक कर लेना, बहुत ही ईजी डेफिनेशन दे रखी है। ऑल काइंड्स ऑफ ऑपोजिशंस, जो आप एक दूसरे के अगेंस्ट टकराव आते हैं, या एंटागोनिस्टिक इंटरैक्शन, कोई भी इंटरैक्शन जिसमें आपकी लड़ाई हो जाती है, वो सब आपके क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, तो हर इंसान की सेम राय नहीं होती। बहुत सारे लोग बहुत सारी राय लेकर इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर करते हैं, तो अगर तो आप उनको सुनते हैं तो वो आपकी फेवर में रहेंगे, लेकिन अगर आप उनको नहीं सुनते तो वो आपके लिए अनफेवरेबल हो जाते हैं। अब कहता है फीचर्स क्या क्या हैं। फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कन्फ्लिक्ट के कारण, देखो कन्फ्लिक्ट में आपकी फीलिंग नहीं होगी तो आपको पता ही लगेगा कि आप उससे नाराज़ हैं, उदास हैं, या आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ द सडन एकदम हो गया। आप उसको बिल्डअप करते हो, एक गलती करी नहीं बोलोगे, 2 करी नहीं बोलोगे, तीसरी में शायद एकदम बर्स्ट आउट करो। तो कहीं ना कहीं एक डायनामिक इशू है बेस्ड ऑन इशूज़। मैंने जो अभी आपको बात बोली, एक इशू पे बेस्ड नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में आपके पाइल अप होती जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो इशू होता है वो किसी फैक्ट, किसी गोल्स, किसी वैल्यूज़, किसी मेथड के कारण हो जाता है। अब नीड नॉट टू बी इविल, हमेशा ये बुरा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि अगर झगड़ा हुआ तो हर चीज़ का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही निकलेगा। इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल सकता है, आउटकम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी एटीट्यूड के मुताबिक थिंकिंग बनाई हुई है। जब भी झगड़ा होता है तो नुकसान ही होता है, ऐसा नहीं होता। ये इनएविटेबल फैक्टर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा फैक्टर होता है ये। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो हर बंदा एक डिफरेंट क्वालिटी का होगा। जब वो डिफरेंट क्वालिटी का होगा तो आप कितना काम उनसे करवा सकते हो, कितने ओपिनियन उनके एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए ये इनएविटेबल है। मैनेजरियल एरर के कारण होता है। गलती किसकी होती है? मैनेजमेंट की। और भुगतता कौन है? जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं। अब उनमें ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? जो आपका मैनेजर है उसने ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं बांटा, या मैनेजर ने और कोई गलती कर रखी है, या फिर जितने रिसोर्सेज चाहिए थे उतने रिसोर्सेज नहीं दे रखे, तो कन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रिजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारी तरह की फॉर्म्स है, जैसे इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट है, इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट है, आपका ग्रुप का कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और इंटर ग्रुप भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब कौन कौन सी तरह के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो देख लो। इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट, इंट्रा जहाँ पे भी वर्ड आता है हमेशा ध्यान रखना अंदर, अपने ही अंदर। जैसे इंट्रा पर्सनल है, आपका इंट्रा पर्सनल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एमकॉम फर्स्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का मैंने कोई कंपटीशन करवाया, वो आपका इंट्रा कंपटीशन होगा। लेकिन अगर मैं 2 क्लासेस के बीच में करवा रही हूँ तो इंटर क्लास कंपटीशन होगा। समझ आ गया? तो इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट क्या बोलते हैं? इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट कहता है जब इंसान का खुद के साथ ही कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इंटर पर्सनल मतलब 2 लोगों का जब आपस में। इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है ग्रुप के अंदर अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? जब सारी की सारी ग्रुप्स जो हैं उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े या कन्फ्लिक्ट्स या किसी बात पे ऑपोजिशंस होती हैं। अभी लास्ट आता है आपको ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। उसके अंदर क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कहाँ कहाँ पे ऑपोजिशंस अराइज हुए हैं। इनको और डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अब आपका ये चैप्टर खत्म होता ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाय बाय फॉर नाउ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।